नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें देश भर की 23 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन के अंदर राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति, आगामी चुनावों की तैयारी और गठबंधन के अंदर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी कि डीएमके ने बैठक से दूरी बना ली है, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं भी हो गई हैं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की संभावना है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और अन्य प्रमुख नेता भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि कुछ दलों की अनुपस्थिति के बावजूद गठबंधन मजबूत है। हालांकि डीएमके की दूरी बनाने और कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों के बाद गठबंधन के अंदर मतभेदों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि यह बैठक विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कई राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि आप और डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली है, तो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में 23 दलों के प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर, स्नैचर और लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वैशाली सेक्टर 5 के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कूटी सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया, जिसके दौरान आरोपी की स्कूटी फिसलकर गिर गई। खुद को चारों ओर से घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कपिल पुत्र अरविंद निवासी दयालपुर दिल्ली के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस, लूटी गई पीली धातु की चेन का टूटा हुआ टुकड़ा और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने गाजियाबाद, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग और लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद स्वीकार की है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच कर रही है। दिनांक 7 जून को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में 5/6 की पुलिया के पास एक स्कूटी सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे मौके पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके द्वारा स्कूटी को न रोकते हुए तेजी से भगाया गया, जिससे ये आगे जाकर असंतुलित होकर के गिर गया। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही नज़दीकी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पूछताछ में इसने अपना नाम कपिल पुत्र अरविंद निवासी दिल्ली बताया है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक पूर्व के मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। इसके द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट, स्नैचिंग तथा चोरी की घटनाएं कारित किया जाना स्वीकार किया। वहीं बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा जहांगीरपुर रजवाहे के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार और अनियंत्रित कैंटर ने बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद चालक कैंटर पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सीधे रजवाहे में जा गिरा। दुर्घटना में 19 वर्षीय जीशान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बंटी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और कैंटर चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर कॉलोनी में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना के दौरान बिजली के तारों से लगातार तेज चिंगारियां निकलती रही, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तारों से निकल रही चिंगारियों के साथ पटाखों जैसी तेज आवाजें भी सुनाई दे रही थी,
जिसके चलते आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को जानकारी दी। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में लोगों को तारों से दूर रहने की सलाह दी गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ समय के लिए इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली के तारों की स्थिति लंबे समय से खराब थी, जिससे ऐसे हादसे की आशंका बनी हुई थी। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बिजली विभाग मामले की जांच में जुटा है और शॉर्ट सर्किट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त तारों को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर स्थित शादीलाल डिस्टिलरी वाटर का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों, वर्कर, सप्लायरों और ठेकेदारों ने देर रात धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनके भुगतान लंबित हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने में शामिल सप्लायरों और कर्मचारियों का कहना है कि केवल सप्लायर और वर्कर्स का ही लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए डिस्टिलरी पर बकाया है। वहीं वर्कर्स, सप्लायर, कर्मचारियों, ठेकेदारों और बैंकों का कुल बकाया करीब 458 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बकाया भुगतान को लेकर इससे पहले भी कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2024 में कर्मचारियों का 43 दिनों तक लंबा धरना चला था। उनका दावा है कि भुगतान न मिलने और आर्थिक तंगी के चलते पहले हुए आंदोलन के दौरान 13 से 14 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। कर्मचारी, वर्कर्स और सप्लायर 27 तारीख को अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। उनका कहना है कि कागजों में डिस्टिलरी बंद दिखाई जा रही थी लेकिन औपचारिक रूप से इसकी गतिविधियां अब भी जारी हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारी बकाया भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं। मैं सर शादीलाल डिस्टिलरी मैं मंसूरपुर में कार्य करता हूं, वहाँ के वर्कर्स का नेता भी हूं। मुद्दा ये है कि ये जितने भी लोग हैं सब वर्कर्स हैं, वहाँ सप्लायर्स हैं, ठेकेदार्स हैं और जो है सब जो है इनके पैसे बकाया हैं इन लालाओं पे, जिसकी कोठी के सामने आज हम फिर धरना दे रहे हैं। एक दफे पहले भी हमने धरना दिया, इन्होंने पिछली बार वादा करा था कि हम पैसे दे देंगे। आज हमने फिर डीएम साहब को कॉल करी, डीएम साहब ने तुरंत जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कहा और जो है हम इस चीज़ को ये कहते कहते थक चुके हैं इन लोगों के झूठे वादे देखते देखते कि ये पैसा नहीं दे रहे। लगभग इन पे सब लोगों का, सप्लायरों का, बैंक का सब मिला के 458 करोड़ रुपए बकाया है और वर्कर्स का और सप्लायर्स का 15-20 करोड़ रुपए बकाया है। ये लोग जो है ना तो पैसे दे रहे ना हिसाब दे रहे। 13 से 14 वर्कर जो है हमारे मर चुके हैं, उनके बच्चों की पेंशन नहीं मिल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही। बहुत बुरी स्थिति है और सब मरने हाल आ गए, सब बेरोजगार हो गए। वहीं नोएडा में संचालित पीजी, होटल और गेस्ट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फोनरवा ने चिंता जताई है। फोनरवा ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को पत्र लिखकर जिले में चल रहे पीजी, होटल और गेस्ट हाउसों की व्यापक जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कई संस्थान बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित सुरक्षा मानकों के संचालित होने की शिकायतें के घेरे में हैं और संगठन का मानना है कि ऐसे मामलों की नियमित और सख्त जांच आवश्यक है ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना या सुरक्षा चूक को रोका जा सके। फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव के जैन ने प्रशासन से सुरक्षा मानकों की कड़ाई से समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। संगठन ने पुलिस प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाने की अपील की है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पीजी, होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद पुलिस ने मई महीने के दौरान 140 गुमशुदा मोबाइल फोन खोजकर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद किए गए मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई केंद्र सरकार के CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर विशेष खोज अभियान के माध्यम से की गई। तकनीकी सहायता और लगातार निगरानी के जरिए पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों से मोबाइल फोन बरामद किए। अभियान में थाना नगर कोतवाली और थाना खुर्जा नगर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीमों ने गुम मोबाइलों की ट्रैकिंग कर उन्हें बरामद किया और आवश्यक सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की और बुलंदशहर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मोबाइल फोन वापस मिल पाएंगे, लेकिन पुलिस की मेहनत और तकनीकी प्रयासों से यह संभव हो सका। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे बरामदगी की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके। बुलंदशहर पुलिस द्वारा लगातार मोबाइल रिकवरी के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में मई माह में बुलंदशहर पुलिस द्वारा 140 खोए हुए एवं चोरी हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं।
जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख है। आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये मोबाइल CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किए गए हैं। मेरी बुलंदशहर वासियों से अपील है, किसी का भी यदि मोबाइल खोता है या चोरी होता है तो निकटतम थाने पे या सर्विलांस सेल में CEIR पोर्टल पर मोबाइल से संबंधित सूचना अपलोड कराएं ताकि उसका मोबाइल पुलिस द्वारा खोजा जा सके। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी ग्राउंड विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किया। परियोजना के पहले चरण में करीब 10.30 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉकी ग्राउंड का निर्माण कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पवेलियन और दर्शक दीर्घा का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस अवसर पर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और ये ग्राउंड क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश निम, RWA पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। सेक्टर 37 का यह हॉकी ग्राउंड क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब निर्माणाधीन भवन का लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। घटना शास्त्री पार्क के पास की बताई जा रही है, जब भवन निर्माण कार्य के दौरान लेंटर गिरने से 6 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। रेस्क्यू टीम ने सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद मजदूरों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह रही कि समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से सभी मजदूरों की जान बच गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। फिलहाल सभी घायल मजदूरों की हालत स्थिर बताई जा रही है। लेंटर डल रहा था, पूरा काम फाइनल था और लेंटर भी पूरा हो गया। लास्ट में एक परात मसाला सूखा बिछा रहे थे, बाचानचुक में नीचे लेंटर नीचे गिर गया। कितने लोग काम कर रहे थे? लोग तो 10-12 थे कम से कम। 4 लोग घायल हैं। हाँ, बाकी सब बाहर थे क्योंकि काम खत्म हो गया था। ये चारों लोग लेंटर के ऊपर थे या नीचे थे? सब ऊपर थे। ऊपर से नीचे थे। कारण क्या था? कारण तो पता नहीं, तो पूरा काम हो गया। कारण तो पता नहीं, पूरा काम हो गया। लेंटर खत्म होने लेंटर के ऊपर नीचे आ गया। लेंटर अपने आप ही एकदम नीचे आ गया। वहीं शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में सामने आए चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस ने महिला जिम ट्रेनर, उसके परिजनों और 3 मौलवियों समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला एक मेडिकल स्टोर संचालक के परिवार की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। शिकायतकर्ता दवा व्यापारी देवराज मलिक ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र आयुष मलिक को एक महिला जिम ट्रेनर ने प्रेम संबंधों में फंसाकर मानसिक रूप से प्रभावित किया और सुनियोजित तरीके से उसका धर्मांतरण कराया। तहरीर में महिला के परिवार के कई सदस्यों और 3 मौलवियों की कथित संलिप्तता का भी उल्लेख किया गया है। परिवार का आरोप है कि करीब 4 वर्ष पहले युवक से दबाव बनाकर एक कथित फर्जी निकाहनामा तैयार कराया गया। इसके आधार पर ब्लैकमेल कर धन उगाही की जाती रही। शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिवार पर धन परिवर्तन का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले को लेकर स्वामी यशवीर ने भी वीडियो जारी कर 12 जून को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। वहीं NP सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे कोच पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है
और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है दोनों दुकानों के अलावा भी। वहीं ग्रेटर नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस का व्यापक अभियान लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2026 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 1841 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस दौरान विभिन्न अभियानों में 2096 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। बरामदगी में 7640 किलोग्राम गांजा, 9.422 किलोग्राम चरस और 104.976 किलोग्राम एनडीएमए शामिल है। इसके अलावा स्मैक, डोडा, नशीला पाउडर, नशीली गोलियां और 3373 ई सिगरेट भी जब्त की गई है। यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आमजन से भी इस मुहिम में सहयोग की अपील की है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि अगर नशे की तस्करी, बिक्री या किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल डायल 112 या स्थानीय पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वहीं नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फोनरवा और विभिन्न आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ सेक्टर 52 स्थित फोनरवा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान शहर में नागरिकों से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पीजी किराएदारों और गेस्ट हाउसों के सत्यापन अभियान को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा जाम की समस्या वाले स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात करने और लावारिस वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील और सुनसान क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए। साथ ही जनता की शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत सेक्टर 110 के चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया, जबकि सेक्टर 49 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा थाना प्रभारी फेज 2 सेक्टर 24 और सेक्टर 58 को चेतावनी जारी की गई है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर 15 दिन में थाना प्रभारी और हर 7 दिन में चौकी प्रभारी आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने जनता से बेहतर समन्वय और त्वरित समस्या निस्तारण पर विशेष जोर दिया। वहीं शामली के कांदला थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कांदला पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 400 ग्राम अवैध चरस और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के नेतृत्व और क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम गड़ी दौलत थाना कांदला जनपद शामली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 400 ग्राम चरस के साथ अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस मामले में थाना कांदला पर NDPS एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी के मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की गहन जांच कर रही है। शामली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं शामली के कैराना थाना पुलिस ने चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की नकदी, आधार कार्ड, तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 13 मई 2026 को मोहल्ला बिसातियान स्थित एक जनरल स्टोर का शटर उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जबकि 2 जून 2026 को ग्राम झाड़खेड़ी निवासी एक व्यक्ति की तितरवाड़ा चुंगी स्थित बैटरी एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान के गल्ले में रखी नकदी चोरी कर ली गई थी। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों घटनाओं का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित सिंह और सुनील सैनी के रूप में हुई है, जो जनपद पानीपत हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 42,600 रुपये नगद, वादी का आधार कार्ड, एक अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र ने आपको बता दें सुनपेड़ा पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के दौरान कार में सवार युवक समय रहते वाहन से बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में आग लगते ही आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और अपनी जान जोखिम में डालकर कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी तत्परता के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कार की चपेट में आने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ककोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस को भी बुला लिया गया, जिसने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। पुलिस ने कार सवार युवकों की पहचान और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। थाना ककोड़ पुलिस मामले की जाँच कर रही है और तकनीकी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
तो बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान फायरिंग कांड में वांछित एक बदमाश मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई हसनपुर लड़ोकी बम्बे के पास उस समय हुई जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस के अनुसार बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान कुलदीप के रूप में हुई है, जिस पर 15 मई को जितेंद्र उर्फ जीतू पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, कारतूस, खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक अपाचे बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य घटनाओं में उसकी संलिप्तता की भी जाँच की जाएगी। आज दिनांक 7/8 जून की देर रात्रि को थाना ककोड़ क्षेत्र में हसनपुर लड़ोकी बम्बे के पास से स्वाट टीम बुलंदशहर तथा थाना ककोड़ की संयुक्त चेकिंग अभियान जारी था। दौरान चेकिंग एक बिना नंबर प्लेट की आ रही एक अपाचे बाइक को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक धनौरा रोड पे भागने लगी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो ये अनियंत्रित होकर ये बाइक गिर गई। इस पे जो व्यक्ति बैठा था उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई है कि इस व्यक्ति की पहचान कुलदीप पुत्र जयंती प्रसाद के रूप में हुई है, जो ग्राम धनौरा का ही रहने वाला है। दौरान पूछताछ उसने ये बताया है कि दिनांक 15 मई को जो ककोड़ में जीतू चौधरी के ऊपर जो जानलेवा फायरिंग हुई थी वो इसके ही द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की गई थी। इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि ये पूरी घटना सुनियोजित ढंग से जो अमित जाट जो जेल में निरुद्ध एक शातिर बदमाश है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।